Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और इनके साथ साथ Butchers Gold, Shami Kebab and Beef पेटीस। आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है। आज 15वां मुकाबला है HBL PSL सीजन 7 का। नेशनल स्टेडियम में यह आखिरी मैच है और उसके बाद लीग लाहौर चली जाएगी जहां 10 तारीख से उसका आगाज होगा। मुकाबला इस वक्त जारी है। काय कोयटा ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स के दरमियान इस वक्त 205 रन चेस कर रहे हैं ग्लैडिएटर्स और जैसन रॉय, जिनका इजाफा हुआ और सब बात कर रहे थे कि जैसन रॉय आ गए और वो वाकई आ गए, ये दिखाई दिया। 74 रन स्कोर कर लिए। आज ग्लैडिएटर्स की तारीख की फास्टेस्ट स्निफ सेंचुरी स्कोर की जैसन रॉय ने। आज 20 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल किए और एक पैगाम दिया HBL PSL सीजन 7 में तमाम टीमों को कि अब रॉय आ गए। बहुत जरूरत थी कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस की और इस बार जोरदार अपील हुई है जैसन रॉय के खिलाफ राशिद खान की गेंद पर। देखना होगा कि रिव्यू के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी। अपील बहुत जोर से हुई थी और इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये कि NCOC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाजत दे दी है कि वह लाहौर में 50% शायकीन को 10 तारीख से शुरू होने वाले मैचेस में मदऊ कर सकता है। और बच्चे जो कराची में नहीं आ सके थे, 12 साल से कम उम्र बच्चे, अब वो भी आ सकते हैं। तो एक जबरदस्त फैसला NCOC का। और 16 तारीख से ये तादाद 100% हो जाएगी। तो सिर्फ 5 दिन के बाद ये तादाद 100% हो जाएगी। तो एक अच्छा फैसला। इसमें हमारे लोगों का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने कोविड के कंट्रोल में अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा किया। और पाकिस्तान में कोविड उस तरीके से आया नहीं जिस तरीके से सारी दुनिया में आया। तो इसमें जिन लोगों का भी किरदार रहा वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पिछले 2 साल हमने देखा था कि इस कोविड की वजह से दरमियान में हमें अपनी PSL हमारा त्यौहार रोकना पड़ा था। उसके बाद कभी अबू धाबी जाना पड़ा था, कभी लाहौर में बड़े मुख्तसर से मैचेस हुए थे। तो ये सूरत हाल इस दफा देखने को नहीं मिली। बड़े अच्छे इंतजाम थे, बड़ी अच्छी तैयारियां जो है वो दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। चाहे वो टीम होटल हो जहां पर लोग ठहरे हुए हैं, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ, तमाम टीमें, वहां जाके आप देख लें तो आपको सूरत हाल दिखाई देगी कि सब चीज कंट्रोल में। फिर इजाफी प्लेयर्स का इजाफा किया। उस्मान शनवारी कराची किंग्स से खेल रहे, जब उनके खिलाड़ी अनफिट हुए तो वो उसी बायोसिक्योर माहौल में ही थे और डिस्टेंस पे जरूर थे और फौरी तौर पे उन्होंने आके टीम को ज्वाइन कर लिया। तो अच्छे इकदाम थे। रमीज राजा साहब चेयरमैन बने, एक एनर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जरूर दिखाई दी है और वो एनर्जी हमने यहां पर भी देखी कि अब तक बगैर किसी डिस्टर्बेंस के मैचेस हुए। लेकिन ये 2 दिन बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा लाहौर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हम सबको याद रखना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस मुंबई में हो रहे थे और उसके बाद जब वो दिल्ली ट्रांसफर किए गए थे तो उन्हें अपनी लीग रोकनी पड़ गई थी क्योंकि फिर इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए थे कि फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने जाके इमारात में अपनी लीग को मुकम्मल किया था। तो उस लिहाज से अगर हम देख लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये 2 दिन बहुत एहतियात से गुजारने। चार्टर्ड फ्लाइट से टीमें जा रही हैं, 4 टीमें ऑलरेडी जा चुकी हैं। सिर्फ ये 2 टीमें इस वक्त कराची में मौजूद हैं जो मुकाबला कर रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स। अच्छी चीज एक और देखने को मिली। आज जब मैं नेशनल स्टेडियम कराची में था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो पिछले दिनों में क्राउड देखा था उससे थोड़ा ज्यादा क्राउड दिखाई दिया। और इसमें मैं कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी हुकाम को जरूर दाद दूंगा। दिल है लोगों का, मैच देखने के लिए आए हुए, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया और अगर वो 25% से थोड़े ज्यादा भी हो गए तो फिर आपने लोगों का दिल रखा। और जो पैगाम जा रहा था आज नेशनल स्टेडियम कराची से सारी दुनिया में, वो एक मुस्बत पैगाम था। वो एक ऐसा पैगाम था कि जो गूंज सुनाई देती है कि इस मुल्क के लोगों में कितनी भूख है क्रिकेट की, और वो पैगाम दिखाई दिया। तो अगर सिक्योरिटी हुकाम ने ऐसा किया है कि लोगों की तादाद को अंदर जाने दिया है तो वेल डन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने जबरदस्त सिक्योरिटी रखी, लोगों को इतने ज्यादा मसाइल भी नहीं हुए जो पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ करते थे। आपने रोड काफी हद तक खोल के रखे, लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जितने भी सिक्योरिटी हुक्काम है, हैट्स ऑफ टू यू। आपने ज़बरदस्त किस्म के अरेंजमेंट किए और उसके बाद हमारा त्यौहार जो है वो एटलीस्ट कराची में जो है वो मुकम्मल हो गया और बगैर किसी प्रॉब्लम के मुकम्मल हो गया। तो अब लाहौर जा रहे हैं तो फिर इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, क्राउड डार्लिंग, दुनिया भर के हीरो, दुनिया भर में अपनी एक अलहदा शनाख्त रखने वाले शाहिद खान आफरीदी आज कराची में अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि अब वो ये PSL उनका आखिरी एडिशन है और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है। तो उस लिहाज से कराची में पैदा होने वाले, कराची में पनपने वाले, कराची में बड़े होने वाले शाहिद खान आफरीदी आज अपने शहर में आखिरी मैच खेल रहे हैं। आज उनकी बॉलिंग भी पिछले मैच के मुकाबले में बहुत बेहतर रही, जहां उन्होंने 67 रन दिए थे, लेकिन आज अपने आखिरी मैच में अपने 3 ओवर में 25 रन दिए। लाला आज खासी कंट्रोल के साथ गेंद करते हुए दिखाई दिए। लाला की जो खिदमात हैं उसको तो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन वेल डन लाला, आपने इस मुल्क के लिए जो कुछ किया। आज जब मैं ग्राउंड में आपको देख रहा था कराची में, आप अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, मुझे आपके वो मैचेस भी याद हैं जब आप कराची में बिल्कुल यंग थे और आप आके खेला करते थे। तो इतने साल आपने इस मुल्क की खिदमत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आने वाले मैचेस में टीम की कारकर्दगी और बेहतर हो। अब तक तो बड़ा तगड़ा मुकाबला किया। जैसन रॉय के आने के बाद रॉय इस वक्त 76 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए। 205 रन का हदफ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने। तगड़ी बॉलिंग, सबसे तगड़ी बॉलिंग इस इवेंट की शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ, इनके सामने ये रन चेस करने अब तक तो बेहतर जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। 9 विकेटें बाकी हैं, तकरीबन इतने ही रन चाहिए जितने रन बोर्ड पे सजा चुके हैं, लेकिन ओवर अभी उससे ज्यादा बाकी हैं। शो में बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे मुल्क के मारूफ हर्बलिस्ट हैं, यंग हैं और माशाल्लाह जिस तेजी के साथ ये काम कर रहे हैं, क्रिकेट का एक खास लगाव है। मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त गालिब आगा साहब, थैंक यू वेरी मच गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उनके बराबर में हमें ज्वाइन किया है। आप देखते रहते हैं जिनके तबसरे सुनते रहते हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और जो दिल में होता है वही बात इनकी जुबान पे आ रही होती है। हमारी यंग गन मैंने नाम रखा हुआ है, ऐसी गन है कि जो सब इनको फिर आगे फॉलो भी कर रहे होते हैं। यूशा बाबर, अंडर 19 क्रिकेटर, थैंक यू वेरी मच यूशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाता हूं तो मैनेजमेंट कराची की तकरीबन हर टीम की और 2018 में इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में मैनेजर के फराइज भी अंजाम दिए आरिफ वहीद खान साहब, थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आगाज करेंगे यूशा आपसे, यूशा आपसे। हाँ, और हमें स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, और इस डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो फिर उनका सानी दिखाई नहीं देता। जितनी विकेटें उन्होंने हासिल की, जितनी खिदमत की और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। टेस्ट क्रिकेट खेली इस मुल्क के लिए, जबरदस्त किस्म के हमारे फास्ट बॉलर और क्रिकेट की समझ रखने वाले अब्दुल रऊफ भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से टेलीफोन लिंक पर, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। थैंक यू वेरी मच रऊफ भाई। रऊफ भाई आपके पास आ रहा हूं मैं सीधा, स्टार्ट आप ही से होगा। रऊफ भाई आ गए तो रऊफ भाई, ये जो इस वक्त मैच चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, तो जैसन रॉय ने आके एक एनर्जी तो जरूर फूंक दी है कोयटा ग्लैडिएटर्स में। जी बिल्कुल, जिस तरह की आप भी जानते हैं कि कोयटा की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती रही है और उनकी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर इस मैच में भी उनके जो बॉलर्स ने काफी रन्स का किया लाहौर के खिलाफ, 205 रन। मगर इस तरीका से इस इनिंग का आगाज किया जैसन राय ने, तो उन्होंने बिल्कुल एक सूरत हाल चेंज करके रख दिया, जहाँ पर लग रहा था कि ये बिल्कुल 1/3 मैच होगा, लाहौर कलंदर की फेवर में जाएगा, मगर बिल्कुल उन्होंने अभी तक तो इस मैच को 50-50 इक्वल लेकर चल रहे हैं और जितनी भी उनकी बैटिंग की तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल रोबी, खास कर अगर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, ये तो 2 वर्ल्ड क्लास है। फिर हारिस रऊफ जिस तेजी के साथ बेहतर हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर बॉलिंग लाइनअप है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जिस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बेहतर बॉलिंग लाइन है वो लाहौर की है, क्योंकि उसमें शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, उसके अलावा मोहम्मद हफीज की खिदमात भी इनको हासिल है। और जो अभी एक यंग बॉलर इस टूर्नामेंट में जमान पिछले मैच में सामने आया, उन्होंने बड़ी अच्छी और इम्प्रेसिव बॉलिंग की है। तो इस टूर्नामेंट की आप कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट बॉलिंग है। मगर जिस तरीके से इनको अभी तक पनिशमेंट की है जैसन राय ने, और बिल्कुल किसी भी बॉलर को अभी तक पात्र में नहीं लाए, और एक ओवर में वो मुसलसल बाउंड्री स्कोर करते रहे, तो उससे लग रहा है कि अब अगर जैसन राय विकेट पर मौजूद रहे तो डेफिनेट ये मैच लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ जा सकता है।
बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल इक्वली बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है। जैसन रॉय क्रीज पर मौजूद है, जेम्स विंस क्रीज पर मौजूद है, युषा बाबर स्टूडियो में मौजूद है। युषा, आज तो तुम्हारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, आज तो आप बहुत खुश होंगे। जी सर, बिल्कुल खुश तो बहुत हैं। जैसे मैंने अगर आपको याद हो, कल बताया था जेसन रॉय टीम में आएंगे तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। और हमेशा अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टाइम, जेम्स विंस और जेसन रॉय। इनकी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी साथ खेल रहे हैं, इसका बहुत इंपैक्ट होता है टीम में खेलने का। एक अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, सिंगल डबल, एक रन को 2 बनाना, 2 को 3 बनाना, बाउंड्री किस टाइम मारनी है। और आज हमें टीम प्लान देखने को मिला सर, जैसा आपने देखा अभी टीम प्लान देखने को मिला। जब शाहीन आफरीदी आए, राशिद खान आए, इनको शुरू में अटैक किया। जो की प्लेयर चल रहे थे पहले, जो लाहौर कलंदर्स को वन साइड मैच जितवा रहे थे अपनी बॉलिंग से, उनको टारगेट किया, प्लान के मुताबिक खेला, तो आज देखें सक्सेस हासिल की कोटा ग्लैडिएटर्स ने। प्रेशर नहीं लिया, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बॉलिंग का प्रेशर 204 रन के बाद भी नहीं लिया। उसमें जैसन रॉय की 20 गेंदों पे 50 रन का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। 20 गेंदों में 50 रन मामूली बात नहीं है। T20 क्रिकेट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मामूली बात नहीं होती। आप वनडे देख लें, T20 देख लें, T10 देख लें, 20 बॉलों में 50 रन के मायने होते हैं। और सेकेंडली मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आज जेसन रॉय ने अपनी बैटिंग की, इन्होंने एक दूसरी टीमों को एक टीजर दे दिया है कि मैं आ गया हूं, तो ये बहुत कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए राइज पे आई एकदम से कोटा ग्लैडिएटर्स। और मैं समझता हूं कि अब फॉर्म में आ गई है कोटा ग्लैडिएटर्स। बाकी टीमों को टीज तो नहीं हो रही है कि अगर टीजर आ गया है, टीजर आ गया है, लेकिन टीज हो भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्लेयर आ गया है आगे। गालिब भाई, आज कोयटा का स्ट्रॉन्ग कमबैक जैसन रॉय की वजह से बिल्कुल नजर आ रहा है। जैसन रॉय जिस तरह खेल रहे हैं, अभी भी मेरे ख्याल से सेंचुरी करें तो अच्छी बात होगी। जिस तरह का इनका कमबैक है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और जिस तरह चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट इनका डिफरेंट है बाकी पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले में। थोड़ा सा पिछले 2 टूर्नामेंट अच्छे नहीं रहे, वरना अब तक की सबसे कामयाब टीम है। लेकिन आपकी टीम वैसे है कौन सी? सर कोयटा को ही सपोर्ट करते हैं वैसे। कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अरे भाई, जैसन रॉय ने क्या फर्क डाला? यकीनन जैसे बात की जा रही थी कि ये जब जेसन रॉय आएंगे, उनकी इंडक्शन होगी तो ये टीम बेहतर होगी। आप पूरे ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में देखें तो वही टीमें डोमिनेट कर रही हैं जिनके ओपनर्स जो है इनका टॉप ऑर्डर चल रहा है या बिल्कुल लो ऑर्डर चल रहा है। तो आप देख लें कि फखर जमान है जिन्होंने तकरीबन 5 मैच अगर देख लें तो 60 प्लस कमाल बैटिंग उन्होंने हर में किए गए, 80 किए, 89 किए, 100 भी किए, तो 60 प्लस से ज्यादा उनका एवरेज बनता है। तो और सर स्ट्राइक रेट भी यहाँ है जी, स्ट्राइक रेट तो उनको पता है कि वो है ही स्ट्राइकर सारा पे। तो इस बीच इसके अंदर बड़ी इनकी, और वो आज ही कोयटा की टीम में चूंकि इंडक्शन हुई है तो इनका टॉप ऑर्डर चला है, तो यकीनन ये, और टेक्निकल इसकी वजह ये है कि आज विकेट बहुत अच्छी है कल के मुकाबले में। ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, गेंद प्रॉपर बैट पे आ रही है, तो ये रन इतने मुश्किल नहीं है। मगर जो अब मैच की जो इस वक्त पोजीशन है कि उन्होंने तकरीबन 50% तो उन्होंने कवर कर लिया है, मगर जो अगले 50 ओवर्स होंगे थोड़ा कोयटा के लिए थोड़े से सख्त होंगे, क्योंकि ये अभी इसके अंदर आपने पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लास्ट भी बोला था कि वही टीम अच्छी कहती है जो शुरू के पावर प्ले पर अच्छा इस्तेमाल करती हैं, और आखिर के 4 ओवर जो अच्छा इस्तेमाल करती हैं वो टीमें जीत के करीब जाती हैं। तो यकीनन आज कलंदर ने पावर प्ले शायद इतना अच्छा, हालांकि उनका आउट भी नहीं हुआ था, 44 रन स्कोर किए थे बगैर कोई विकेट गवाए, लेकिन एंड में जिस तरीके से ब्रोक और वीजे ने बैटिंग की थी वो बहुत जबरदस्त थी। भाई एक ब्रेक ले रहा हूँ। अरूफ भाई, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आजकल बहुत डिस्कस हो रहे हैं बाबर आजम, और आज आपने बैटिंग देखी होगी जैसन रॉय की, जिस तरीके से उन्होंने विकेट से हटके इधर हटके उधर, मकसद है अपनी जगह खड़े होके नहीं खेला, इंप्रोवाइजेशन ही इंप्रोवाइजेशन दिखाई दी थी तगड़ी तरीन बॉलिंग के सामने। तो ये कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल है हमारे ओपनर्स के लिए। रिजवान फिर भी मैं चांस लेता हुआ देखता हूं, और फखर जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, क्या जेन्युइन ओपनर होना चाहिए? बाबर कुछ प्रेशर ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers. इसके साथ साथ DHA दबंग, DK Events Management, नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान, और उनके साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमारे शो का हिस्सा बने। और अच्छा मुकाबला जारी है इस वक्त। तो ऐसा लग रहा है कि जैसन रॉय वर्सेस लाहौर के कलंदर्स चल रहा है। 48 गेंदों पर 79 रन दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए, और एक ही विकेट गिरी। 126 रन 12 ओवर में स्कोर कर लिए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 87 रन 45 बॉल्स पे स्कोर कर लिए हैं जैसन रॉय ने, जिन्होंने आज फास्टेस्ट 50 स्कोर की कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। दूसरी जानिब विंस स्टडी बैटिंग, 25 रन 20 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए। वाहिद खिलाड़ी एहसान अली आउट हुए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जैसन रॉय के प्लेइंग स्टाइल पर,
और जो मेरे साथ लाहौर से वीडियो कॉल पर मौजूद है, इनका अपना स्टाइल है, इनके जो दिल में होगा वो जुबान पे होगा। अब्दुल रऊफ हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। रऊफ भाई, जैसन रॉय की अगर आज हमने बैटिंग देखी, शाहीन शाह अफरीदी और राशिद खान को, जैसे अभी यूशा बाबर ने भी बात की कि अटैक किया, एक प्लान के साथ आए हुए थे, ये एक दिल का फर्क है मेरे ख्याल में फॉरेन प्लेयर्स में और हमारे प्लेयर्स में। आप अगर उनकी बैटिंग देखें तो वो जिस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे, हट के कवर पे मार रहे थे शाहीन शाह अफरीदी को, हट के लेग स्टंप पे ही गेंद को मार दिया करते थे, जिस तरीके की उन्होंने हिट की, तो वो एक जो बहादुरी और जो तगड़ा दिल दिखाई देता है, ये फॉरनर्स में थोड़ा सा ज्यादा है। और बाबर आजम पे आजकल जो क्रिटिसाइज हो रहा है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा रऊफ भाई। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इनके स्टाइल डिफरेंट है, जो जैसन राय है या जो इस तरह वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के, इनका बिल्कुल एक डिफरेंट खेलने का स्टाइल है और ये इनके पास काफी इम्प्रोवाइजेशन है इन द एयर, इस पे जो इस पे दायरा है इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं अर्ली ऑन, और इनके पास पावर हिटिंग भी है। जबकि इनका अगर आप कंपैरिजन करें बाबर आजम के साथ तो वो बनता नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट टेक्निक के बैट्समैन है। जिस तरह की आप विराट कोहली हैं या सचिन तेंदुलकर या जयवर्धने थे, वो भी T20 में ओपन करते रहे अपनी टीमों के साथ, मगर उनका इम्प्रोवाइजेशन का स्टाइल टोटली डिफरेंट था। उनके पास ये एक एबिलिटी थी कि वो जो बॉलर्स की पेस थी उसको बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते थे और उसको कन्वर्ट करते थे, और यही चीज जो बाबर आजम की जो बैटिंग का खासा है, तो मेरा ख्याल है कि उस पर एक चीज जो एक्स्ट्रा उस पर बोझ डाल देते हैं, बर्डन कैप्टनसी का। तो ये भी उसी तरह जिस तरीके से इंडिया में जो IPL की अभी फॉल आउट करना शुरू हो गया इंडिया की टीम के ऊपर, और उनकी जो पोजीशन है बिल्कुल डाउन से डाउन होती जा रही है। अगर हम अपने प्लेयर्स को यहाँ पर इस तरह की लीग में बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर डालेंगे, उनको अंडर बर्डन के रखेंगे और उन बर्डन डालकर उनके अंदर उनको रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका इंटरनेशनल क्रिकेट पे तवील अरसा गुजारना। क्योंकि बाबर आजम डिफरेंट है, वो वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी उन्होंने कैप्टनसी की और इंटरनेशनल जो मैचेस हैं पाकिस्तान के जितने भी उन्होंने खेले हैं उसमें अभी तक उनकी कैप्टनसी और बैटिंग बहुत ही शानदार रही है। मगर इस टूर्नामेंट में सारी चीज, ना तो उनकी कैप्टनसी में कोई जान रही है और ना ही उनकी बैटिंग उस तरीका से अप टू मार्क रही है। तो अगर या तो उनको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया जाए, जिस तरीके से बाहर फॉरनर्स साइकोलॉजिकल अपने प्लेयर्स को स्ट्रांग करते हैं, अगर आपके पास ऐसी सलाहियत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो फिर जो प्लेयर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत खौफनाक आ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मेरा सवाल ये भी था कि बाबर आजम जिस तरीके के 6 ओवर का पावर प्ले हमने फखर जमान को बैटिंग करते हुए देखा, जिस तरह वो पावर प्ले को यूटिलाइज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जाके मैच करते हैं, फिर जैसन रॉय को भी थोड़ा बहुत काफी हद तक वो वार्नर को भी मैच करते हैं। तो ये जो 6 ओवर का पावर प्ले, मेरा सवाल यही है, देखें आपने विराट कोहली की बात की, विराट कोहली अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से ओपन करते हैं, जब इंडियन टीम में जाते हैं तो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं। जो बेहतर बैट्समैन होते हैं समझते हैं कि टॉप ऑर्डर में 6 ओवर का पावर प्ले यूटिलाइज करेंगे, उन्हीं को ऊपर लेकर आते हैं। क्या बाबर के लिए ये बेहतर होगा कि फखर और रिजवान आगाज करें और बाबर 3 पे आके अपनी टीम को स्टेबिलिटी दें? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपने देखा होगा 2 साल पहले जब पाकिस्तान की टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में थी और मिसबाह उल हक हेड कोच थे और वकार यूनुस थे, तो जो उस वक्त फखर जमान को चांस दिया गया था और उनके साथ शर्जील खान पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर, मगर अनफॉर्चुनेटली जो शर्जील के केस में हुआ उनकी क्रिकेट से वो आउट हो गया, और उसके बाद जो फखर जमान है उनकी 1-1.5 साल एज ए ओपनर कोई इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कि उनको टीम में रखा जाए, और आपको याद होगा कि उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। और फिर उनकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी उस पर उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड पर वापस उनको ले जाया गया। तो उसमें यह था कि जब मीनवाइल जो इसमें दरमियानी अरसा था उसमें फिर पाकिस्तान ने एक अपना पेयर आजमाया जिसमें बाबर आजम और रिजवान शामिल थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और लंबी पार्टनरशिप थी जो कि पाकिस्तान टीम को उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान अर्ली ऑन 2-3 विकेटें लूज करता था और उसकी जो मिडिल ऑर्डर थी या लोअर मिडिल ऑर्डर थी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो कैरी ऑन करती और पाकिस्तान एक लंबा स्कोर करता। इनको जब चांस मिला तो इन्होंने लंबे स्कोर करने शुरू कर दिए, अंडर पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी, और फिर पाकिस्तान ने इन्हीं को कैरी करना शुरू कर दिया। तो ये अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब आइंदा आप मुस्तकबिल करीब में कोई इसमें चेंज होते देखेंगे, क्योंकि जो बाकी जो ओपनर थे जो उनके कंपीटिटर थे जिसमें शर्जील खान थे
उनकी अपने फॉल्ट्स है जिनकी वजह से वो अपनी पोजीशन खो चुके हैं। फखर जमान थे, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो अब कोई ऐसा कंपटीटर है नहीं कि जो कोई इनको रिप्लेस कर सके इस पोजीशन के ऊपर। इवन फखर की इस मौजूदा फॉर्म और परफॉर्मेंस के बावजूद भी देखिए, उनको वर्ल्ड कप पे जब नंबर 3 पर उनको आजमाया गया तो उन्होंने बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक हार्ड हिटर और एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत थी जो कि इम्प्रोवाइज कर सके मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू आ रहा था मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में। और अगर आप बाबर आजम या रिजवान को भी नीचे रखते तो इनमें भी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि ये हार्ड हिटिंग करके पाकिस्तान को 10 या 12 रन का जो टारगेट था उसको अचीव कर सकते। तो इसमें एक उन्होंने फखर को वहां पर एडजस्ट किया, वो बड़ा एक आइडियल उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई और उसने पाकिस्तान के लिए वहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल ठीक है रऊफ भाई, आपका पॉइंट आ गया और हमें अपने स्टाइल को कंटिन्यू करना चाहिए, ये रऊफ भाई का हमारे कहना है। और दूसरी जानिब जैसन रॉय आ गए भाई, सेंचुरी स्कोर कर दी है जैसन रॉय ने आते ही। अपने पहले मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की और क्रीज पर मौजूद हैं, 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और जो टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी बॉलिंग है लाहौर कलंदर्स, उनके खिलाफ सेंचुरी स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है। वेरी वेल प्लेड जैसन रॉय। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो अपने तमाम गेस्ट से भी जरा बात करूंगा कि क्या फर्क है जैसन रॉय जिस तरह हट के इम्प्रोवाइजेशन दिखाई दे रही थी, और कुछ इस मैच पर भी बात करेंगे, जैसन रॉय के कमबैक पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। कोका-कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, स्पॉन्सर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, डीएचए दबंग, डीके इवेंट्स मैनेजमेंट, नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रोज जापान और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। युषा, यहीं से स्टार्ट लेते हैं बात का, जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो इम्प्रोवाइजेशन हमने देखी, अभी वो 109 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं, तकरीबन मैच को वन साइडेड कर दिया उन्होंने अपनी बैटिंग से। ये हमने आमतौर पे फखर जमान को देखा या गोरो को देखा हमने कि वो टर्न कर सकते हैं, शर्जील के लगेंगे उस दिन वो वाकई में थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे या फखर खत्म कर देंगे, ऐसे 2-3 ही दिखाई देते हैं। देखिए सर, नेचुरली जो ये काम होता है, आपने अगर प्लेयर के अंदर टैलेंट देख लिया तो ये काम होता है कोचेस का। कोचेस को गाइड करना चाहिए कि यार आपके अंदर अगर इतना टैलेंट है तो आपको अपनी गेम ए से गेम बी करनी है। गेम ए आपकी होनी चाहिए ओडीआई में, गेम बी आपको करनी है T20 में, क्योंकि दोनों फॉर्मेट अलग अलग है। हमने फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट का नाम क्यों दिया है? टेस्ट क्रिकेट अलग है, ओडीआई क्रिकेट अलग है, T20 क्रिकेट अलग है। तो हर फॉर्मेट को आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर आपके 150 रन है, 160 रन है, तो आप सिंगल डबल फिर भी समझ आता है। लेकिन अगर आपका 180, 190, 200 का टारगेट है, फिर आपको ऑब्वियस सी बात है हिटिंग पे जाना है, पावर प्ले को पूरा यूटिलाइज करना है। उसमें आपको फील नहीं होता यूशा कि हम 170 रन की टीम बन जाते हैं? अगर हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो पावर प्ले यूटिलाइज कर लेता है तो फिर हम 170 रन की टीम हो जाते हैं, हम 200 रन की टीम नहीं होते। सर यही है कि पावर प्ले में आपको पता है 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होते हैं। हमें उस हिसाब के हिटर चाहिए। जैसे फखर जमान ने अभी इनक्रेडिबल बेहतरीन फॉर्म उनकी अभी लगी हुई है पीएसएल में। फखर जमान हो गए, शर्जील खान हो गए, ये नेचुरल प्लेयर्स जो सीधा बाउंड्री दिखाते हैं बॉलर को। ठीक है, बाबर आजम नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन एक हर किसी का, हर बैट्समैन का और हर बॉलर का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, एक स्ट्रांग एरिया होता है जिसमें वो यूटिलाइज अपनी बैटिंग यूटिलाइज करता है। लेकिन बाबर आजम का जो गेम नेचुरल गेम है वो उनका शॉर्ट बाउंड्रीज है। ग्रेट प्लेयर है, लेकिन मेरा मकसद है कि वो 3 पे आ जाएं तो क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल आप सही कहना है, 3 पे आ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उनका जो नेचुरल गेम है वो है बाउंड्रीज पे जाना। जो आप बात कर रहे हैं छक्के चौके मारने वाली, वो स्टार्टिंग में पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर वो वन डाउन आएंगे तो उस हिसाब के रन नहीं बनेंगे कि जो वो ओपनिंग में बना सकते हैं, क्योंकि जब वन डाउन आएंगे इम्प्रोवाइजेशन बढ़ा लें। बिल्कुल बढ़ा लें, ऐसा ही है असल ये ज्यादा। गालिब भाई सर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ सर। फिलहाल मिसफील्डिंग्स बहुत सारी होने लगी हैं, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हुआ है उन पे, 2-3 चौके भी इस तरह के हुए, उसके बाद एक कैच भी ड्रॉप होते होते हो गया। तो प्रेशर एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं कोयटा की, क्योंकि सपोर्टर कोयटा का। कलंदर्स पे आप प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन बाबर आजम पे ज्यादा प्रेशर है, इतना तो कलंदर्स पे नहीं है। सर है, जिस तरह हम बात कर रहे थे पिछले, जैसे आपके प्रोग्राम्स भी देखे, एक सरफराज पे मुस्तकिल एक प्रेशर भी है जिसका नजर भी आ रहा है उनके ऊपर, जिस तरह वो गुस्सा कर रहे हैं, जिस तरह उनकी नेचर है, जिस तरह देखा है, इस तरह वो नेचर वाइज इतने टफ या इतने पोजेसिव नहीं होते चीज़ों में, बट अब नजर आ रहा है। इसी तरह बाबर के लिए भी तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं कि बाबर जिस तरह एक नेचर वाइज जिस तरह के इंसान है, उससे थोड़ा सा हटके उनकी चीजें फील हो रही हैं। आरिफ भाई यूटिलाइजेशन की बात हो रही है पावर प्ले को, तो जरा थोड़ा सा इस पे रोशनी डाले ना।
देखिए पावर प्ले तो यकीनन T20 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस स्ट्रेंथ के जो आप बैट्समैन जो है वो राइट जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पावर प्ले के अंदर। मैं नहीं समझता कि आप बाबर आजम से आजकल सारे लोग तवक्को कर रहे हैं कि वो मैच को फिनिश करें या वो पावर प्ले करें। आप देख लें कि पता है एक एलिमेंट आ रहा है वो ये कि सेल्फिश खेलते हैं बाबर, ये बिल्कुल ऐसा आप मैं नहीं समझता। हालांकि सवाल ही पैदा नहीं होता। जी 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 मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ये बात लिखी हुई दिखाई दे रही है और बहुत दिखाई दे रही है कि बाबर सेल्फिश अपनी बैटिंग करते हैं। बाबर 3 पे आके कोहली की तरह जो है वो बहुत सारी चीजों को, क्योंकि लीडर भी हैं, कप्तान भी हैं और अच्छा लीड कर रहे हैं, मेरे ख्याल ज्यादा बैलेंस कर जाएंगे वो। और इस बार जैसन रॉय के आउट होने का खतरा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि किस्मत की देवी काय कोयटा ग्लैडिएटर्स पे मेहरबान है कि गेंद फील्डर्स के हाथों में जा रही है तो छूट जाते हैं, वरना उनके हाथों में ही नहीं जा रही है। जी तो हर प्लेयर्स का एक पार्ट होता है। जैसे अगर हम लाहौर कलंदर के अगर ओपनर्स को देखें तो उसमें अब्दुल्ला शफीक से अगर आप तवक्को करें कि वो पिंच हिटिंग करेगा तो वो नहीं कर सकते, मगर उसके ऑल्टरनेटिव जो उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है कि फ़खर सामान उस तरफ से पिंच हिटिंग करते हैं और पूरा बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं और पावर प्ले का बेहतरीन, मगर अब्दुल्ला शफीक उनके साथ रोटेट करते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तानी टीम में भी अगर बाबर कर रहे थे तो दूसरी तरफ से आप देखें तो आपको साथ रिजवान सपोर्ट कर रहे थे उनको, जो रिजवान स्ट्राइक को रोटेट करते थे वो खेलते। तो मैं नहीं शॉट बना लिया नो डाउट कि बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर है, मगर उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जिनकी हम उनसे तवक्को कर रहे हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उन पे अगर जाएं तो उस पर वो करेंगे, मगर उनके साथ साथ अगर दूसरा जो कराची डिपेंड कर रही थी वो शर्जील की बैटिंग पे डिपेंड कर रही थी कि वो पिंच हिटिंग करेंगे, बाबर सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। वो शर्जील जो है बिल्कुल 4 मैच में आप देख लें कि 104 रन किए, तो वो शर्जील मैं समझता हूँ कि अपना वो रोल अदा नहीं करता कि जिसकी वजह से बाबर आजम पे रोल आया, ये इतना लोड आ गया और वो प्रेशर में आ गया। और दूसरी चीज़ है कि ये उनका पहली दफ़ा उन्होंने कप्तानी इनके हवाले की गई, तो एक बड़ा बैट्स ये समझते हैं कि एक थोड़ा सा कप्तानी के अंदर एक्सपोज हुए हैं। क्रिकेट के अंदर कप्तानी और एक विकेट कीपिंग ये 2 शोबे ऐसे हैं जो बाई नेचर होते हैं, बाई बर्थ होते हैं। तो हम बाबर आजम को ज़बरदस्ती कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इतना कामयाब हो गई। ये बाई नेचर, ये लीडिंग रोल जो होता है ये बाई नेचर होता है, तो बाई बर्थ होता है। और तो सबसे बड़ी चीज हम एक बंदे को ज्यादा अच्छा खेलता हुआ देखते बोल दो इसको कप्तान बना दो। अरे भाई विराट कोहली ने धोनी के साथ जितना अरसा लगे रहे उसके बाद जाके कप्तान बनाया था। विराट कोहली के रन्स कम थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये बैट्समैन हमारा रन्स किए जा रहा है, उसको नहीं छेड़ा था आपने। तो कहीं प्लानिंग ऐसी जरूर होनी चाहिए। रिजवान मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरफराज यहाँ से तगड़े थे वैसे रिजवान में ये एबिलिटी दिखाई देती है। जी, रिजवान की जो कप्तानी की सलाहियतें हैं वो पूरी आपके अंदर इसके अंदर पीएसएल के अंदर नजर आ रही है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि जो मुकाबला चल रहा था लाहौर कलंदर्स वर्सेस जैसन रॉय, इसमें जैसन रॉय जीत तो गए, वैसे जैसन रॉय की तो जीत हुई है लेकिन वो आउट हो गए हैं 116 रन बनाकर। वेरी वेल प्लेड जैसन रॉय। क्या बैटिंग की आज, कमाल की बैटिंग की है जैसन रॉय ने। 57 गेंदों पर 116 रन स्कोर किए, जिसमें 8 छक्के 11 चौके शामिल थे। और उनकी बैटिंग की वजह से जो सबसे फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है लाहौर कलंदर्स की HBL PSL सीजन 7 में, और वो इस वक्त तहस नहस करके आ रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त अब बाकी बैट्समैन किस तरीके से मैच को फिनिश करते हैं, मेरे ख्याल सरफराज के लिए आइडियल मौका है कि वो यहाँ पर आके तकरीबन 8-9 की औसत है। जेम्स विंस यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर वो खुद आके बैटिंग करते हैं, ये इफ्तिखार एक और अच्छा ऑप्शन है। कौन बैटिंग के लिए गया है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन वेरी वेल प्लेड जैसन रॉय। इस वक्त दाद वसूल कर रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम में जाके। जी आप बात कर रहे थे, फिर हम आएंगे जैसन रॉय पे ब्रेक के बाद। जी अभी रिजवान की जैसे कि बात कर रहे थे तो उनकी कायदाना सलाहियतें नजर आई इस PSL के अंदर। कोयटा का और पेशावर का जब मुल्तान का जब मैच हो रहा था तो उसके अंदर 2-3 मौके पे ऐसे आ गया था कि जब मुल्तान के हाथ से मैच निकल गया था जी, मगर उन्होंने अपने पैशंस का मुजाहरा किया और वहाँ पर उनकी कायदाना सलाहियतें नजर आई कि जिस तरह से मैच में वापस आए वो। हालांकि उस मैच में उसकी रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर उसकी जो कॉन्फिडेंस था, लेवल था, उसकी जो सलाहियत थी उसने मुजाहरा किया। अब आप जैसे कोहली की बात कर रहे हैं कि कप्तानी की, तो उसमें हैं सलाहियतें, मगर आप मिसाल उसकी क्यों नहीं देते तेंदुलकर की कि जिसको ज़बरदस्ती कप्तान बनाने की बहुत कोशिश की। वो बहुत बड़े प्लेयर थे मगर वो ग्रूम किया गया था, सबके साथ एक प्लेयर लगा के रखते। कपिल देव के साथ सचिन तेंदुलकर को लगा के रखा था और सचिन तेंदुलकर को नहीं समझ आया तो दूसरा ऑप्शन गंगुली उनके पास मौजूद था, फौरन लेकर आ गए थे। आप ये देखें कि धोनी के साथ कितना अरसा खेले विराट कोहली, उसके बाद कप्तानी मिली थी। और कितना अरसा रोहित शर्मा खेले कोहली के साथ, तो अब जाके जो है वो कप्तानी मिली है। तो कहने का मकसद है कि कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बाबर आजम रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के रिजल्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से आप लीड कर रहे हो, हमें आपसे बहुत प्यार है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देख रहे होते हैं
क्रिटिसाइज हो रहा होता है कि बाबर 3 नंबर पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबर, आपसे बेहतर जज करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लीडर है, आपने ही इस टीम को संभालना है, आपने ही इस टीम को लेके चलना है, और अपनी इम्प्रोवाइजेशन को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो मेरे ख्याल है किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो फिर अब हेडलाइन ब्रेक आ गया है, हमारी HBL PSL सीजन 7 की ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। हेडलाइन ब्रेक के बाद फिर 1 घंटा हम और आप होंगे, और आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर तो अब आपको याद हो गया होगा, 0213486089 इस नंबर पर कॉल करेंगे तो फिर आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।